तो उत्तर प्रदेश की वीवीआई सीट के हम जिक्र कर रहे हैं कि वीवीआई सीट पे कौन जीत रहा है, किसकी यहां पर पकड़ ज्यादा मजबूत है। तो अब हम बात करते हैं संभल की। जी हां, संभल भी हम कह सकते हैं कि एक ऐसा वेस्टर्न यूपी का बहुत इंपॉर्टेंट इलाका है जहां पर मुस्लिम बहुल भी है और साथ ही साथ यहां पर जाट की भी अच्छी खासी तादाद है, जाट समुदाय की। ऐसे में बीजेपी ने यहां पर राजेश सिंघल को मैदान में उतारा है और सपा ने यहां पर उतारा है गठबंधन ने इकबाल महमूद को। और यहां समाजवादी पार्टी जीत रही है। अगर समाजवादी पार्टी की आप पूरी लिस्ट देखेंगे उसमें सीधा मामला यह है, अगर समाजवादी पार्टी का मुस्लिम प्रत्याशी है, इसका सीधा मतलब है कि 45% से ज्यादा मुस्लिम मतदाता हैं। इसमें सिर्फ एक जिला एक्सेप्शन है जो है मुजफ्फरनगर, जहां 40% मुस्लिम मतदाता के बावजूद एक भी मुस्लिम कैंडिडेट समाजवादी पार्टी ने नहीं दिया है। अब अगली सीट अमित स्वार की बात करते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं कि आजम खान के बेटे चुनावी मैदान में। हैदर अली जो बीजेपी की गठबंधन पार्टी है यानी कि अपना दल की ओर से कैंडिडेट बनाए गए हैं, हैदर अली और अब्दुल्ला आजम को वो टक्कर दे रहे हैं, लेकिन यहां पर जीत जो प्रत्याशित है। अब बात कर लेते हैं हम उसके बाद शायद आजमगढ़ की सीट, रामपुर की सीट आने वाली। हाँ, रामपुर आ गए। रामपुर की सीट की अगर बात करते हैं तो यहां पर आजम खान चुनावी मैदान में है और जैसा आप देख रहे हैं कि आजम खान को यहां पर जीत हासिल होती दिख रही है। उनको आकाश सक्सेना टक्कर दे रहे हैं। ये वह व्यक्ति है जिन्होंने इनके ऊपर लगातार बहुत सारे एफआईआर किए थे और लेकिन चुनावी मैदान में यहां पर आजम खान बाजी मारते हुए नजर आ रहे हैं। और तो पूरा का मुस्लिम सीटों की तस्वीर अब खिंचती नजर आ रही है। देखा जाए तो कुल मिलाकर 5 सीटें ऐसी हैं जहां तकनीकी मुकाबला या कहें कि टफ फाइट है, वरना कम से कम मुस्लिम सीटों पर समाजवादी पार्टी का जो एक परसेप्शन था कि मुस्लिम समर्थन मिल रहा है वो यहां दिखाई दे रहा है। हमारे तमाम रिपोर्टर्स हमारे साथ हैं। राजेश जरूर इस इलाके में गए थे, रामपुर, स्वार, मुरादाबाद, संभल। राजेश, तो क्या रीडिंग है, क्या ये एग्जिट पोल हमारा सही प्रोजेक्ट कर रहा है और क्या मुस्लिम सचमुच अब की बार बीएसपी के साथ कंफ्यूज नहीं हुए? बिल्कुल, देखिए संभल सीट के बारे में मैं आपको बता दूं, यहां पर बीएसपी के जो कैंडिडेट हैं वो काफी स्ट्रांग कैंडिडेट हैं और काफी मजबूती से भी चुनाव लड़ रहे हैं और यहां 70% इस सीट पर मुस्लिम आबादी है। ये कयास लगाए जा रहे थे चुनाव के पहले या प्रचार के दौरान कि बीएसपी के जो कैंडिडेट हैं हाजी शकील, वो काफी वोट काटेंगे और उनके कई ऐसे बयान आए जिससे वो सुर्खियों में भी रहे, उनकी बहुत चर्चा हुई। लेकिन जिस दिन चुनाव हुआ कई बूथ पर हम गए, एक नहीं दर्जनों बूथ पर गए, कोई भी ऐसा शख्स नहीं मिल रहा था। 1 से 2 शख्स जरूर मिले होंगे, लेकिन अगर हम 20 से 25 लोगों का या 50 लोगों का इंटरव्यू एक बूथ पे कर रहे हैं, वहां पर 45, 47, 48 लोग जो हैं वो समाजवादी पार्टी का नाम ले रहे थे। तो बड़ा पिक्चर जो है राजेश आप ये कह रहे हैं। अब जरा स्वार और हम बात कर लेते हैं रामपुर की। ये दोनों जगह तो गढ़ माने जाते हैं सपा के और आजम खान के, तो वहां पर कोई भी मतलब आपको बदलाव नजर नहीं आया क्योंकि जेल में उनके ऊपर इतने सारे केसेस, उसका कोई असर नहीं है जमीन पर। बिल्कुल असर नहीं दिखता है इसका जमीन पर। और मैं आप बताऊं, आप उल्टे सिंपैथी वेव भी एक आजम खान के पक्ष में इस सीट पे भी, रामपुर की सीट पर भी और स्वार की सीट पर दोनों देखने को मिल रही थी। और स्वार सीट पर तो मुस्लिम मतदाताओं की संख्या भी 1.5 लाख से ऊपर है। तो वहां पर अब्दुल्ला आजम को हराने के लिए हमजा मियां को मुसलमानों के वोट हासिल करने होंगे। यही वजह है कि पहले वो कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे थे, बाद में वो अपना दल गए और वहां से उन्होंने टिकट लिया ताकि बीजेपी का वोट बैंक मिले और मुसलमानों का वोट उनको जब मिले। देवेंद्र, तो बीजेपी की स्ट्रैटेजी क्या रही पूरे रोहिलखंड या फिर उन सीटों पर जहां पर मुस्लिम आबादी सबसे ज्यादा है? क्योंकि वहां पर अगर वोट बटेंगे नहीं तो जीत का कोई तो बनता ही नहीं है मंत्र। निश्चित तौर पे वो एक बड़ी मुसीबत थी और पार्टी वहाँ पे होपफुल इस बात को लेकर हो रही थी कि शायद ओवैसी की बात कर लें या बीएसपी की बात कर लें या कांग्रेस कैंडिडेट की बात कर लें कि उनके मार्फत अगर कहीं से कुछ बिखराव हो रहा हो तो फिर बाकी जो जातियाँ बची हैं, छोटा ही चंक क्यों ना हो, उसको हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा कंसोलिडेट कर सकते हैं। और इस रणनीति पे ही पार्टी ने काम किया। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं कि पार्टी का अपना जो फीडबैक था, जो फीडबैक सिस्टम था, उनमें से जिन सीटों को लेकर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, पार्टी कमोबेश उन सीटों पर वही धारणा रख रही है। बिल्कुल, हम आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि अगली सीट कौन सी है, क्योंकि हमने आपको रामपुर की सीट बता दी, स्वार की सीट बता दी है। अगली सीट हम बता रहे हैं चमरौवा और मोहन कुमार लोधी, नसीर अहमद खान। जीत यहां पर सपा प्लस, यानी लोधी समाज अभी भी बीजेपी के साथ खड़ा है। ये नॉन यादव ओबीसी में आता है और सारी लड़ाई अब की बार इस बात को लेकर है कि नॉन यादव ओबीसी किसके साथ, क्योंकि 2017 में जब बीजेपी की सरकार प्रचंड बहुमत के साथ आई थी तो यही वो ग्रुप था और लोधियों का हमेशा से यहां देखा जाए तो लोधियों का बीजेपी के साथ रहा है। अब कल्याण सिंह को देख लीजिए, लेकिन यह है कि उसमें बटना नहीं चाहिए। अगर बटा तो फिर बीजेपी के लिए मुश्किल है, क्योंकि यहां पर जो लग रहा है कि उनके वोट तो बटे नहीं है, जो जिस सबसे जिक्र हम कर रहे हैं कि समुदाय का। लेकिन सवाल यह है कि सिर्फ एमवाई से अखिलेश की बात नहीं बनेगी। अच्छा। उसे
नॉन यादव ओबीसी की जरूरत होगी। तो नौगांव का देख लेते हैं। तो नौगांव सदादत, देवेंद्र नागपाल, रामपाल सिंह, समरपाल सिंह। तो यहां पर बीजेपी को यहां पर जीत नजर आ रही है नौगांव के साथ। तो यहां पर क्या कॉम्बिनेशन रहा होगा? ये मुस्लिम सीट है, उसके बावजूद उसके बाद यहां पर हिंदू कैंडिडेट दिया गया है, तो इसका मतलब सीधा सा ये है कि समाजवादी पार्टी को अपने काडर वोट और मुस्लिम वोट पर इतना भरोसा है कि उसको करें। अमरोहा बड़ी इंटरेस्टिंग सीट है, जीतती हुई नजर आ रही है। अमरोहा तो बिल्कुल पास में ही है, दिल्ली से बहुत ही पास में पड़ता है। यहां पर अमरोहा में राम सिंह सैनी और महबूब अली है। यहां पर जीत सपा के खाते में जा रही है। तो यही वो अमरोहा, संभल, मुरादाबाद वो बेल्ट है जिस पर समाजवादी पार्टी को बहुत उम्मीदें थी और वही उम्मीदें यहां इन डेटा में भी रिफ्लेक्ट हो रही हैं। हमारे देवेंद्र जी के पास चलते हैं। देवेंद्र जी, जब बात की जा रही थी पश्चिमी यूपी में जाट बेल्ट का तो बहुत जिक्र हुआ, लेकिन जो संभल, अमरोहा और ये वाली बेल्ट है जहां मुस्लिम बहुतायत में है, तो यहां बीजेपी की रणनीति थी किसी तीसरे पार्टनर पर या ट्रायंगुलर फाइट पर, वो तो हुई नहीं। तो क्या बीजेपी ने उम्मीद छोड़ दी है इस इलाके में कम से कम वो अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे? निश्चित तौर पर सेकंड फेज की अगर बात करें तो वहाँ पर बीजेपी को ये बखूबी मालूम है और जो उनका अपना फीडबैक सिस्टम है उसमें भी यही उनके पास इनपुट्स हैं कि वहाँ पर मुसीबत है। और सबसे बड़ी मुसीबत की जो वजह थी, जैसे 2017 के चुनाव से आप तुलना करें, क्योंकि उन इलाकों में भी, इस इलाके में कुछ सीटों पर बीजेपी ने तब भी अच्छा किया था, उसके पीछे बड़ी वजह ये थी कि ट्रायंगुलर फाइट हो गई थी। इस बार वैसा ट्रायंगुलर फाइट होता नजर नहीं आ रहा था, खासतौर पर मुस्लिम वोटों में बिखराव के लिहाज से, और वो चीज़ बीजेपी के लिए मुसीबत थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी देखा आपने कि इस जो में तो अच्छा नहीं किया जी। अच्छा राजेश, जब आप गए यहाँ पर, क्योंकि आप इसलिए आप सवाल पूछ रहे हैं क्योंकि आप रोहिलखंड में काफी वक्त गुजारा और काफी आपने जो मुस्लिम बहुल सीटें उन पे आप गए। अच्छा, वहां पर ये जो बीएसपी ने अपने जो कैंडिडेट्स दिए उसके प्रति लोगों का रुझान क्यों नहीं आया? क्या आपको लगता है कि मायावती जिन्होंने बहुत कम नजर आई रैलियों में, क्या उसका एक असर था कि उनको लगा ही नहीं कि मायावती फाइट कर रही है? देखिए, मतदाता ने तय कर लिया था कि बीजेपी को कौन हराने वाला है। अच्छा। और उसने तय कर लिया कि समाजवादी पार्टी ही हरा सकती है बीजेपी को। यही वजह है कि वो अखिलेश यादव की तरफ खिंच रहा था। मायावती की तरफ से जो कैंडिडेट्स भी दिए गए थे वो बहुत दमदार कैंडिडेट्स नहीं थे, और प्रचार जो रहा बीएसपी का इन इलाकों में खास करके वो बहुत मजबूती से नहीं रहा। तो मतदाता तो आधा दिमाग में पहले ही से था कि कौन हरा सकता है, और जो प्रचार करने का तरीका था या जो कैंडिडेट्स का चुनाव था उससे मतदाताओं को 100% हो गया कि आखिर कौन हरा सकता है। और यही वजह कि समाजवादी पार्टी ऐसा पॉइंट दिया है जिसको लेकर हम देवेंद्र आपसे बात करेंगे कि आखिरकार यहां पर बंगाल वाला पैटर्न तो नजर नहीं आया कि पूरी की पूरी जो मुस्लिम वोट थी जिसको बीजेपी को लगा था कि बटेगी, वो बटी नहीं, ना कांग्रेस के पास गई ना ही वो गई वहां पर कम्युनिस्ट के पास, वो सीधे के सीधे सिर्फ टीएमसी के पास गिरी। अगली सीट हसनपुर की है। हसनपुर अमरोहा से लगती हुई सीट है। यहां मुखिया गुजर समाजवादी पार्टी के महेंद्र सिंह पर भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। हालांकि देखना होगा कि ये कैसे है। हसनपुर वो सीट है जहां 2017 में बीजेपी जीती थी और मार्जिन आपको बता दूं लगभग 43,000 का मार्जिन था। लेकिन सिविल खास बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पर जो आरएलडी के कैंडिडेट थे उसको लेकर भी बहुत जबरदस्त यहां पर दिक्कत हुई थी। सपा के ओर से जो कैंडिडेट आए थे महेंद्र पाल सिंह और यहां पर गुलाम मोहम्मद, जिसके बाद लोग नाराज हो गए थे क्योंकि इसमें बताया जा रहा था कि आरएलडी के जो तमाम कैडेट्स हैं या फिर उनके जो वोटर्स हैं वो नाराज थे कि आपने हमारे सीट से किसी मुस्लिम कैंडिडेट को क्यों उतारा। सिवाल खास वो सीट है जो आरएलडी की परंपरागत सीट मानी जाती है और लगातार यहां से आरएलडी का विधायक जीतता रहा है 2017 को छोड़कर। लेकिन यहां से जब आरएलडी के टिकट पर समाजवादी का चेहरा आया था तो बड़ा विरोध हुआ था। लेकिन अभी भी बात समाजवादी के पक्ष में या कहें कि आरएलडी के पक्ष में जा रही है, तो ये देखना होगा कि वो जमीन पर कितना विरोध उतरा या नहीं। मैं ऐड ऑन करना चाहूंगी ये सिवाल खास सीट की, क्योंकि यहाँ पर जब गुलाम मोहम्मद को यहाँ पर आरएलडी के चिन्ह पर चुनाव लड़ाया गया तो विरोध था, लेकिन उस विरोध को क्या किया, धीरे धीरे कम कर दिया गया। जो वहाँ के नेता हैं तो उनकी जयंत चौधरी से मुलाकात करवाई गई, तो इसीलिए उसको थोड़ा बैलेंस आउट कर लिया गया। क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम मतदाता 1 लाख से ज्यादा है, 60 से 70 हजार जाट वोटर है और बाकी का वोटर वो कम से कम 50 या 60 हजार इस तरीके से रहता है। और अगर जाट वोटर, अगर वहां वो नाराजगी सिर्फ ऊपर से अगर दिख रही थी कि वो नाराजगी खत्म हो गई है तो ये सपा के लिए जाहिर तौर पे ये सीट आसान है। लेकिन अगर वो नाराजगी अगर अभी भी अंदर है और वोटों में वो तब्दील हुई है तो शायद थोड़ी सी टफ है। यानी कि इस पर वॉच आउट है ना, सीट टू वॉच, उसमें एक सिविल खास जरूर रहेगा। किठौर, सत्यवीर तागी और यहां पर शाहिद मंजूर यहां पर कांटे की टक्कर है। किठौर, इसके बाद मेरठ ले लेते हैं क्योंकि मेरठ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शहर भी है और साथ ही साथ यहां पर कमल दत्त शर्मा और यहां पर रफीक अंसारी, यहां पर लेकिन जीत
रफीक अंसारी की हो रही है। रफीक अंसारी 2017 में भी जीते थे, ये सीट उनके पास थी, तो एक बार फिर जीत रहे हैं। अब मेरठ साउथ देख लेते हैं कि मेरठ दक्षिण में क्या है। सोमेंद्र तोमर और मोहम्मद आदिल के बीच मुकाबला है, तो सोमेंद्र तोमर यहां से निकल रहे हैं। तो कुल मिलाकर मेरठ वो इलाका है जहां मुस्लिम मतदाता काफी मायने थे, तो मेरठ शहर में 2 सीटें पवन को एक जगह इसलिए पता है क्योंकि पवन ने इस पूरे इलाके में काफी कवर पूरे किया, इलाके में गए थे। अब बागपत की बात करते हैं। योगेश धामा का मुकाबला है अहमद हमीद से। समाजवादी पार्टी के अहमद हमीद आगे निकल रहे हैं। बागपत आरएलडी का गढ़ है। अहमद हमीद कैंडिडेट जो हैं उनकी एक इमेज बहुत पॉजिटिव है, सज्जन है, पारिवारिक राजनीति इसमें है। तो सवाल मैं पवन आपसे ही पूछ रहा हूं, आप जब इन इलाकों में गए, यहां पर तो बीजेपी ने 2019 में बहुत अच्छा किया था, उसके बाद का इंपैक्ट क्या हो गया बागपत में भी बीजेपी को अगर नहीं आ रही है तो सीट? नहीं, बागपत यहां देखिए आरएलडी की सीट रही है, तो बागपत में अगर मुस्लिम कैंडिडेट हो। अच्छा, ये जो सीट है वो बीजेपी की सीट है, ये बीजेपी के सिटिंग एमएलए हैं योगेश धामा, और मुझे लगता है कि इस बार भी वो बहुत अच्छा लड़ रहे हैं, और अगर जीते तो भी हैरान नहीं होना चाहिए। जो एग्जिट पोल का जो नतीजा है, मैं उस पर सहमत नहीं हूँ। योगेश धामा युवा नेता है और पिछली बार चुनाव जीते थे वो, और एक बार फिर से पार्टी ने उनके ऊपर भरोसा जताया है। शायद वो इस बार भी एटलीस्ट मुकाबला तो बहुत अच्छा लड़ रहा है। इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आरएलडी के लहर के चलते वो वाइप आउट हो चुके हों या वो कैंडिडेचर उनकी मजबूत नहीं हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन हाँ, मैं बागपत जो कह रहा था कि आरएलडी की सीट है, चरण सिंह का इलाका माना जाता है, पिछली बार जरूर जीते। लेकिन यही फायदा है कि देवेंद्र के रहने से, आपके यहाँ से रहने से, कि आपको छोटी छोटी बारीकी पता होती है, जो मजा आता है कोई भी इसको देख रहा होगा। तो धौलाना की बात करते हैं। धौलाना में धर्मेश तोमर और यहां पर असलम अली के बीच टक्कर है। यहां जीत बीजेपी को जा रही है धौलाना की, तो इसमें शायद कोई सरप्राइज नहीं होना चाहिए। धौलाना बीजेपी के पक्ष के माहौल देखने को मिला था। बुलंदशहर की बात कर लेते हैं। बुलंदशहर बहुत ही इंपॉर्टेंट है शहर, और यहां पर प्रदीप चौधरी, हाजी यूनुस है, और यहां पर सपा को ये सीट जाती हुई नजर आ रही है। बुलंदशहर मुस्लिम मतदाता काम कर रहे हैं समाजवादी पार्टी, लेकिन यहां पर एक बात पता लग गया, मुस्लिम सीटें हैं। सोचिए, इन मुस्लिम सीटों में सिर्फ 4 सीटें ऐसी है जो सीधे बीजेपी के पास जा रही हैं। लेकिन 2 सीटें मैं बोल रहा हूं, एक सिवल खास जिसका जिक्र किया था गोनिका ने, और दूसरा देवेंद्र ने जो हमको बताया बागपत का। बोलते हैं 2 सीट नजर रहेगी हमारी, टू वॉच। बहुत इंटरेस्टिंग आप लोगों ने इसमें इनपुट दिया है। तो उत्तर प्रदेश में वीआईपी सीटों के नतीजे हम आपको बता रहे हैं एग्जिट पोल में जो सामने आए हैं। अब बात करते हैं सयाना की। सयाना सीट का हाल देखते हैं क्या है। यहां पर सयाना से देवेंद्र सिंह लोधी है और दिल नवाज खान है। यहां पर बीजेपी यहां पर बाजी मारती हुई नजर आ रही है। सयाना, वैसे देवेंद्र सिंह लोधी का विरोध हुआ था प्रचार के दौरान, उसका वीडियो भी वायरल हुआ था, और इसी बात पर अखिलेश कहते नजर आए थे कि आपके विधायकों को दौड़ाया जा रहा है। लेकिन अब सयाना में बीजेपी यहां एग्जिट पोल में आगे है। अब बात करते हैं मऊ की। पूर्वांचल की सीट है, अशोक कुमार सिंह, अब्बास अंसारी, यहां पर जीत हासिल हो रही है। अब्बास अंसारी बाहुबली। तो नीतीश जी से पूछ लेते हैं। नीतीश जी, क्या बाबा के बुलडोजर का असर नहीं हुआ? देखिए, मऊ में ये जरूर है कि मुस्लिम वोटर इतने अधिक हैं कि उस मुख्तार अंसारी की वहाँ पकड़ है, पहले भी रही है। और जब मैं वहाँ गया था तो एक बात मुझे जो हैरान कर रही थी कि मैं जिस मुस्लिम वोटर से बात कर रहा था कि 5 साल में मुख्तार अंसारी ने कैसा काम किया, तो अधिकांश ने बिना किसी हिचक के कहा कि नहीं, काम तो नहीं हुआ है। लेकिन मैंने कहा फिर उनको वोट क्यों? तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे लिए वो वही मसीहा हैं, और हमें चूंकि सत्ता परिवर्तन करना है तो हम हर हाल में उनको ही देंगे, हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।